अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पार्लिमानी अमूर के हवाले से और कुछ बात की जाएगी कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से। अभी तक समरी जो है वो सदर पाकिस्तान ने अभी तक नहीं भेजी है, उसके हवाले से भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं और कुछ खबरें ऐसी भी सामने आ रही हैं कि अभी तक ये फैसला क्यों नहीं किया जा सका कि अभी तक ये इजलास क्यों नहीं बुलाया गया। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी अमूर के जो ओहदेदार थे उनकी तरफ से बाकायदा एक खत लिखा गया था जिसमें मेंशन किया गया था कि आपने इस इजलास को बुलाना है। आइन के आर्टिकल के मुताबिक पोलिंग डे के बाद 21 रोज के अंदर अंदर कौमी असम्बली का इजलास बुलाना होता है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक इजलास क्यों नहीं बुलाया गया। ना तो इस हवाले से कोई तरदीद की गई है, ना ही कोई तस्दीक की गई है, लेकिन अभी तक वर्बली जो बयान आया है उसके मुताबिक ये है कि सदर पाकिस्तान ये चाहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो 21 मखसूस नशिस्तें हैं उनके हवाले से फैसला हो जाना चाहिए। इन मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला अभी तक क्यों नहीं हो रहा और वो ये भी चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन पहले इस मसले को हल करे और उसके बाद इस इजलास को बुलाया जाए। दूसरी जानिब पर हमने देखा कि इसहाक डार साहब और अता तारड़ साहब की जानिब से यह बयान सामने आया है कि अगर सदर पाकिस्तान नहीं बुलाते इस इजलास को तो उनके खिलाफ एक कार्रवाई भी हो सकती है और वो कार्रवाई ऐसी हो सकती है कि स्पीकर कौमी असम्बली खुद इस इजलास को बुला लेंगे। ऐसी ही सूरत हाल हमें खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में भी नजर आ रही है, जहां पर अभी तक मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला सामने नहीं आया, जिसमें खवातीन की मखसूस नशिस्तें भी शामिल हैं, अकलियत की मखसूस नशिस्तें भी शामिल हैं और 2 अरकान ऐसे हैं कि जो इंतकाल कर चुके हुए हैं। पंजाब की सूरत हाल आज कुछ ऐसी रही है कि वजारत आला के जो ओहदेदार हैं आज उन्होंने अपने अपने कागजात जमा करवा दिए हैं। अभी ये फैसला हो जाएगा वोटिंग के बाद कि आखिर वजीर आला किसको मुंतखब किया जाएगा। और सदर पाकिस्तान से रिलेटेड जो चीज़ें सामने आ रही हैं इस हवाले से हम अपने पैनल से पूछेंगे कि अभी तक सदर पाकिस्तान ने इस समरी मिलने के बावजूद क्यों नहीं कौमी असम्बली का इजलास बुलाया और इसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं और क्या स्पीकर जो हैं वो खुद से 29 तारीख को इजलास बुला सकते हैं या क्या हो सकता है। हमारे साथ पैनल में मौजूद है मोहम्मद नौशाद अली साहब, आजम चौधरी साहब। अपने पैनल की तरफ बढ़ते हैं। आजम साहब, अगर हम बात करते हैं आज की कार्रवाई के हवाले से तो सबसे पहला सवाल ये सामने आ रहा है कि अभी तक समरी मिलने के बावजूद सदर पाकिस्तान ने ना तो दस्तखत किए हैं और ना ही इस हवाले से कोई चीज़ सामने आई है और वो इजलास क्यों नहीं बुला रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ायज़ा। देखिए, आज इंतखाबात को गुजरे मेरा हाल 19 दिन शायद हो चुके हैं इंतखाबात को गुजरे और अभी तक हम जो है ना वो हुकूमत साजी का वो अमल मुकम्मल नहीं कर पाए। इंतखाबात करवाने की ज़रूरत क्यों थी या इंतखाबात करवाने का असल मकसद क्या था कि मुल्क के अंदर इस्तेहकाम लेके आना, इंतशार की सियासत ख़त्म करना, मुल्क की जो मईशत का बुरा हाल है उसको ठीक करना। लेकिन हुआ क्या उसके बदले? इंतशार बढ़ गया और जो मईशत ठीक करने के लिए जो हुकूमतें बननी थी आज 20वां दिन आने वाला है, अभी तक हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल नहीं हुआ। इस तमाम का ज़िम्मेदार कौन है? इंतखाबात करवाने थे इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी थी कि साफ शफाफ ऐसे इंतखाबी अमल होता जिसके ऊपर लोग उंगलियां ना उठाते जी। और बर वक्त उनके नतायज आते और बर वक्त उनके जो लोगों ने अपने जो उज़रदारी दरख्वास्तें दायर की उनके बर वक्त फैसले आते। अगर आप मखसूस सीटें हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ की और उनको आइन कानून और इंसाफ के मुताबिक जो जो जिसकी सीटें बनती थी बर वक्त उनको सीटें अलाट की जाती ताकि असम्बलियाँ वजूद में आती, हुकूमतें बनती और अवामी मसाइल को एड्रेस किया जाता और मुल्क की जो इशूज़ हैं उसको आगे चलाए। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि आज पूरे मुल्क की तमाम सूबाई असम्बलीज़ और कौमी असम्बली वहाँ पर अभी तक जो हुकूमत साजी का अमल है वो मुकम्मल नहीं हुआ। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इस तमाम तर इंतशार का ज़िम्मेदार आज इलेक्शन कमीशन है और इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हो या इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हो वो इस चीज़ के ज़िम्मेदार है। और मैं इस कौम जिस करब में मुब्तला है, जो मसाइल का शिकार हुई है, इलेक्शन कमीशन का अगर आप पिछले 2 साल का पूरा कंडक्ट देखें, असल मुजरम इलेक्शन कमीशन है, इन्हें कटहरे में लेके आना चाहिए। कौम का असल जवाब इन लोगों से बनता है कि आपने एक तो 5 साल में एक इंतखाब करवाना था वो आप ठीक नहीं करवा सके और दूसरा कभी आप पैसों की कमी का बहाना करते रहे, कभी आप सिक्योरिटी इश्यूज़ का बहाना करते रहे। पहले आपने सूबाई असम्बलियों का इंतखाब नहीं कराया, कौमी असम्बली का ताख़ीर से करवाया और जब करवा दिया हर सीट के ऊपर इश्यूज़ है। आप कोई ऐसी सीट के इंतखाब नहीं करवा सके जिसके ऊपर दोनों पार्टियां मुतमिन हो जाएं कि कोई हारने वाला भी और जीतने वाला भी। यहाँ पे तो ये हालात हैं जो जीते हैं सीटें
वो कह रहे हैं जी मैं नहीं जीता, मेरी जगह पे फलां जीता था या मुझे गलत जिता रहे हैं। ठीक, ये हाफिज नईम साहब वाली एग्जांपल, इसके अलावा 2-3 एग्जांपल्स और भी सामने आई हैं। भी कौन सा ऐसा इंतखाब इलेक्शन कमीशन ने क्या ऐसा कारनामा अंजाम दिया है? ये तो इस वक्त मैं बड़ा हैरान हूँ कि पूरी कौम के सामने एक वो कहते हैं कि सिंबल ऑफ हेट्स वो बन चुका हुआ इलेक्शन कमीशन, कि आपने ऐसा ही इंतखाब करवाना था, ऐसी ही जमहूरियत आगे लेके आनी थी। तो फिर क्या मकसद था आपका इतने अरबों रुपए इस कौम के खर्च करने का इंतखाब के ऊपर, और इस इलेक्शन कमीशन को इतना वो अजीब अल्फाज ऐसे मिल रहे हैं, काबिल एतराज़ अल्फाज, मतलब गंदगी फैलाने वाला इलेक्शन करवा दिया कि जिससे कुछ हासिल वसूल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक है नौशाद साहब, हम जो अभी तक की खबरें उनके मुताबिक ये है, ज़राए ये बता रहे हैं कि पार्लिमानी अमूर की जानिब से बाकायदा ये एक समरी भेजी गई थी सदर पाकिस्तान को, और जिन चीज़ों की तरफ आज़म चौधरी साहब इशारा कर रहे हैं, और सदर पाकिस्तान भी चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन पहले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सुन ले और उसके बाद इस इजलास को बुलाया जाए। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि हुकूमत साजी का अमल जारी है जी। आपको पता है कि पंजाब में असम्बली वो इन प्लेस आ चुकी है, स्पीकर भी मौजूद है वहाँ, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी हो चुका है, कल पंजाब की वजारत आला का भी फैसला हो जाएगा जी, बिल्कुल। सिंध में भी यही पोजीशन है, KPK में भी गवर्नर ने असम्बली पर दस्तखत कर दिए हैं, ठीक है, उनका इजलास भी कन्वीन कर लिया गया, बलोचिस्तान का इजलास भी 1 आध दिन में हो जाएगा। मसला ये है कि यकीनन इंतखाबात में बाज़ जगहों पर कोई इर्रेगुलरिटीज़ या एनॉमलीज ज़रूर हुई होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन असल में मसला ये है कि प्रॉब्लम हमें कुछ इस तरह का मुझे ये लगता है, मिसाल के तौर पे मैं फ़र्ज़ करते हैं थोड़ी देर के लिए कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि 266 वैसे तो 265 सीटों का आना था, फ़र्ज़ कीजिए 265 सीटों का फैसला भी हो चुका होता और एक पार्टी को 265 में से 450 सीटें दे दी होती, तब भी मामला ऐसे ही होने थे, तब भी ये सारा शोरगुल क्यों? क्योंकि ये इलेक्शन शुरू होने से पहले ही ये प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर दी गई थी। वो प्रोपेगेंडा ये था कि हमें कागजात जमा नहीं कराने दिए जाते, फिर सबसे ज़्यादा कागजात जमा कराते हैं, फिर कहते हैं जी हमें इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाता, फिर सबसे ज़्यादा उम्मीदवार जो है वो इंतखाब लड़ते हैं, फिर कहते हैं जी पोलिंग डे पे ये हो गया, फॉर्म 45 जाली बना लेते हैं, 47 जाली बना लेते हैं। हो सकता है हाफिज नईम साहब को भी किसी ने गलत 45 दे दिया हो, क्योंकि फैसला तो ये इलेक्शन कमीशन ने बताना है कि आपको वोट कितने पड़े हैं। ये सिर्फ बी टीम है बेसिकली PTI की, जो इस वक्त मरी जा रही है। जमात इस्लामी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़े तरले मिन्नतें भी उन्होंने की है कि आप हमारी पार्टी के साथ आ जाएंगे, शायद इसी बहाने हमें को 4 सीटें मिल जाएंगी, हमारा नाम आ जाएगा। लेकिन वो भी ऐसे सियाने थे, उन्होंने एतबार नहीं किया और उन्होंने जाके जमात इस्लामी से ज़्यादा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पर एतबार किया। मसला ये है कि ये इस तरह, ये जो अभी चौधरी साहब ने एक मिसाल देने के बाद साथ कह दिया, ऐसे ही अजरा है जैसे कहते हैं मजाक ही कह लीजिए, मजाक ही किया कि 2-3 और भी ऐसी मिसालें आई हैं। पूरे पाकिस्तान में एक हाफिज नईम रहमान के अलावा कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने ये कहा हो, अब तक मेरे इल्म में नहीं है, हो सकता है चौधरी साहब के इल्म में हो। साउथ पंजाब से भी एक साहब सामने आए हैं, मेरे इल्म में नहीं है, ठीक है। मसला ये है, अच्छा मेरे इल्म ये इस तरह ये जो ना ये खबर बनाने का तरीका है, जिस तरह आप अभी सदर साहब की बात कर रही थी ना, सदर साहब ड्यूटी बाउंड हैं आर्टिकल के, जो आइन के आर्टिकल के मुताबिक उस पर मस्ट का लफ्ज लिखा, मस्ट का मतलब ये होता है कि आपने ये करना है। जहां शेल का मतलब आ जाए वहां पर भी कोई उसमें एम्बिग्विटी नहीं होती कानून के मुताबिक, जो आइन और कानून के मुताबिक। ये सिर्फ खबर बनाना है, इसका मकसद सिर्फ मेरे और आपके लिए, ये जो हम प्राइम टाइम में बैठ के डिबेट करते हैं इसी बहाने, तो ऐसा फिर नए सिरे से बताते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है, वो जी यहाँ ये हो गया जी, वो जी वो हो गया जी, ये हो गया। इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं है। क्यों? इसलिए भी कि अब ये अगर फर्ज करें प्रेसिडेंट साहब नहीं भी करेंगे तो ये अदरवाइज भी जो है वो अपने टाइम पे हो जाना, क्योंकि आप आइन की उसको क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है ना। वो आपको वहाँ सेक्रेटेरिएट भी मौजूद है, सेक्रेटेरिएट कॉल कर देगा, सेशन हो जाएगा। सो स्पीकर खुद भी कर सकते हैं, स्पीकर खुद इजलास बुला लेंगे अगर वो इन टाइम नहीं बुलाया जाएगा। सो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद सिर्फ ये है कि एक तो लॉयल्टी शो करनी है। अब वो बदकिस्मती है कि होना तो ये नहीं चाहिए, किसी भी जमात की तरफ से सदर होते यकीनन किसी जमात की तरफ से सियासत में आते हैं, लेकिन जब वो उन्हें ये ओहदा तफवीज़ कर दिया जाता है या वो इलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद उन्हें थोड़ा बाकी तमाम जमातों को भी साथ लेके चलना है। इसका पर्पज़ भी यही है कि वो फादर ऑफ द नेशन का रोल एक तरह से निभाते हैं और वो सबको साथ लेके चलते हैं, वफाक को मजबूत करते हैं। लेकिन बदकिस्मती साहब जो हमारे अलवी साहब हैं, 1-2 दफ़ा पहले भी ऐसा हो चुका है जब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है ना वो नुमाइंदगी की, इंस्टेड के वो
सदर पाकिस्तान के मतलब आप इसाक डार साहब और अता तारड़ के बयान को आप इंडोर्स कर रहे हैं कि वो आप उनकी नुमाइंदगी मैं ना भी करूं, मेरे इंडोर्स करने का मामला ही नहीं है। वो बात जो बात ठीक होगी, दुरुस्त होगी, वो हो रहा नहीं है। अब अलवी साहब जो हैं इस वक्त भी देखें ना, वो आउटगोइंग एक तरह से प्रेसिडेंट हैं। मियाद तो उनकी बहुत पहले खत्म हो चुकी थी, लेकिन जो भी मामला चल रहे थे, अब वो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है। आउटगोइंग प्रेसिडेंट ये सिर्फ ये करने का कोई मकसद नहीं बनता उनका, इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है। अच्छा आजम साहब, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले हमने देखा था अभी कुछ रोज पहले की बात है कि लाहौर के एक प्रिंटिंग प्रेस क्लब की मतलब वहाँ पे एक छापा मारा गया और जहाँ पे देखा गया कि इलेक्शन होने के बाद मानसेरा जो उनका एक हल्का है, वहाँ की जो बैलेट पेपर्स थे वो वहाँ पे बाकायदा छापे जा रहे थे। ये बाकायदा कुछ सहाफ़ियों ने रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश भी की थी। यहाँ पे अलमिया ये वीडियोस मौजूद है, अलमिया ये बताता हूँ आपको वीडियो का पोस्टमार्टम। सबूतों के साथ जो चीज़ें सामने आती हैं ना, तो वो मेरे भाई निशात साहब को शायद वो नज़र नहीं आती। वो सबूत हैं जिसको जिन्होंने वीडियो बनाई वो भी ऑन नहीं कर रहे। दूसरों को तो सबक देना बड़ा आसान होता है। 2018 के इंतखाबात में क्या इशू था? यही था कि धांधली हुई थी एक पार्टी के लिए, उस वक्त धांधली थी। 2024 के जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा मुतनाज़ इलेक्शन है, क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग नून को नवाजा जा रहा है, मैंडेट चोरी करके उनके हवाले किया जा रहा है, बल्कि डाका मार के मैंडेट उनके हवाले किया जा रहा है। इसलिए ये बहुत शफाफ इलेक्शन है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन रही है। मैंने नहीं कहा भाई, निकल आए मुस्लिम लीग नून और पीटीआई से, पाकिस्तान की बात करें। आपने खुद से पाकिस्तान की बात करें, आप इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर, मेरे इलेक्शन कमीशन मुझे इलेक्शन कमीशन से कोई गर्ज नहीं है सर। जिस तरह आप उसको कैमोफ्लेज करने की कोशिश की है, कैमोफ्लेज करने वाली बात ही कोई नहीं है। ये तो मेरी समझ से बाला था। अच्छा चले, मैं गलत बयानी, मेरी यार सुने, मैं गलत बयानी कर रहा हूँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी गलत बयानी कर रहे हैं, जमात इस्लामी भी गलत बयानी कर रही है, जीडीए भी गलत बयानी कर रही है, और ये जो पीटीआई है वो भी गलत बयानी कर रही है। जो मुस्लिम लीग नून के अपने उम्मीदवार जो हारे हैं वो भी गलत बयानी कर रहे हैं, जो पीपल्स पार्टी के लोग उजरदारी में गए हैं वो भी गलत बयानी कर रहे हैं। सिर्फ आप चंद लोगों की नज़र में ये इंतखाबात बड़े शफाफ नहीं भाई, मैंने तो नहीं कहा, आपने खुद ही कोई बुरे उसमें डाला। मैंने आपको बात शुरू की, आपने शायद सुनी नहीं, आप उस वक्त किसी सोच में गुम होंगे जी। मैंने कहा था कि एनोमलीज हो सकती हैं, इरेगुलरिटीज हो सकती हैं इंतखाबात के। मैं वही तो कर रहा हूँ, हो सकती है ना। मेरे सामने अभी तक कोई ऐसा सबूत इस तरह से सामने नहीं आया। वो जो प्रेस वाली बात हुई थी, हमारे पास अदारे मौजूद है, हमारे पास तमाम निज़ाम मौजूद है। जिस दिन वो दो जर्नलिस्ट जो राय साकब और एक थे इमरान, जिस दिन वो उस प्रेस पे गए हैं, उन्होंने 15 पे कॉल की थी उस जगह पे खड़े होके, और पुलिस आई थी। पुलिस ने, ये 16 फरवरी की बात है, पुलिस आई थी, 15 की कॉल रिकॉर्ड के ऊपर लॉग बुक के अंदर मौजूद है। पुलिस ने जब वहां से सारा रिकॉर्ड अपने उस कंट्रोल में ले लिया, पुलिस ने उस दिन से लेकर उससे अगले 3 दिन तक क्यों कार्रवाई नहीं की उसके ऊपर? अगर उन लड़कों के, हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, वो कुछ गलत किया था उन्होंने, पुलिस वो ले आती सामने कौम के। अगर उनकी जो इन्वेस्टिगेशन थी या इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी थी वो ठीक थी, पुलिस उसको तस्लीम कर लेती। देखिए, उसके ऊपर पर्दापोशी करने की कोशिश की गई। उसके बाद मैं, अफसोस होता है मुझे कि हमारे कुछ जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो दरमियान में है जिनके पास वो स्टोरी लेके गए, उन्होंने बजाय उस स्टोरी को या जर्नलिस्टिक नॉर्म्स को उनको मद्देनजर रखने के, उन्होंने उस पार्टी की या उन लोगों के मुफादात को मद्देनजर रख के उसके अंदर रुकावट डाली। वो अगर एक टीवी के अंदर, एक दफ्तर के अंदर अपने अपने दफातर में स्टोरी लेके आए हैं, आपके पास अपने क्राइम रिपोर्टर्स भी मौजूद है, आपके पास काउंटर चेक के बहुत सारे ऐसे वो आपके पास निज़ाम होता है, आप उसको काउंटर चेक खुद कर सकते हैं। मैं एक अदारे में बैठा हूँ, एक जुम्मेदार सीट पे बैठा हूँ, मेरा रिपोर्टर एक स्टोरी लेके आता है, मुझे उस स्टोरी के अंदर अगर कहीं पे कुछ इबाम नजर आता है, मैं खुद इन्वॉल्व होता हूँ। मैं बाकी जो हमारे रिपोर्टर हैं, मैं उनको इन्वॉल्व करता हूँ कि ये इस फलां महकमे से मुंसलिक है, आप इसको प्रूव करके मुझे दें। ये मैं खुद कर सकता हूँ या ये जो रिपोर्टर लेके आया वो कर सकता है। बजाय उस चीज़ के उस स्टोरी को दबाने की कोशिश की गई। भैया, अगर गलत थी स्टोरी तो कम से कम पुलिस तो उसको एक्सपोज कर देती। पुलिस के पास 15 का सारा रिकॉर्ड मौजूद है, पुलिस के पास उस प्रेस का सारा रिकॉर्ड मौजूद है 16 फरवरी का, पुलिस सारा कुछ बता देती। आईजी साहब वैसे तो फौरन टिकटॉक पे आ जाते हैं, छोटी छोटी चीजें लेके टिकटॉक पे आ जाते हैं। ये तो इतना बड़ा मसला था, ये तो इंतखाबात के ऊपर आपके एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहा था। वहां पे क्यों नहीं आईजी साहब बोले, वहां पे क्यों नहीं मुतलका पुलिस अफसर बोले? ठीक है, और सारा मलबा जो है ना, ये उसी तरह है, ये उसी तरह है जिस तरह एक कमिश्नर वो बोल पड़ा, उसके बाद उस कमिश्नर का सॉफ्टवेयर अपडेट किया, उसने अपना बयान बदल लिया। भाई वो तो कमिश्नर है, उसके पास एक इख्तियार है, वो एक बड़ी सीट पे बैठा था।
इन सहाफ़ियों के पास कुछ भी नहीं है, इनके पास ना कोई प्रोटेक्शन है, ना इनके पास रिसोर्सेज हैं। अगर ये फिर भी काम करते हैं और अगर उन्होंने काम गलत कर लिया है तो आप गलत काम भी बता दें कौम को ये गलत किया है। अगर उन्होंने ठीक किया कम से कम तस्लीम तो कर लें कि उन्होंने कुछ चीज़ पॉइंट आउट कर दी है। ठीक हो गया। निशात साहब, इसी तरह फॉर्म 45 की भी कुछ सामने चीज़ें आ रही थी कि कुछ लोगों को कुछ दिए गए, कुछ लोगों को कुछ और दिए गए, फिर इस तरह से बैलेट पेपर्स का बाद में आके फिर दोबारा से छपना। अब आजम साहब के पॉइंट तो काफ़ी वैलिड हैं जिस पे वो बात कर रहे हैं। माजरत चाहूँगा सर। जी जी प्लीज। मैं माजरत ही कर सकता हूँ जी, क्योंकि मुझे बड़ा अफसोस हुआ है ये सारी गुफ्तगू जो चॉइस साहब ने की है। इसमें अफसोस किस बात का? बताता हूँ जी जी। पहली बात तो यह कि वो खबर नहीं थी। एक बात, ठीक, जिन लोगों ने वो खबर बनाने की कोशिश की थी वो खुद तस्लीम कर चुके हैं कि उनको एक शख्स जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये प्रेस है आपके जो गवर्नर थे रहे हैं चीमा साहब, उनके रिश्तेदार का जी, वो उनका नाम भी चीमा है, नौखेज़, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता था, नौखेज़ साहब कोई सुनने में आ रहा है कि नौखेज़ अख्तर चीमा साहब हैं, नहीं, राना एहसान है जिसका प्रेस है। अब वो वैक प्रेस जो है वो जो प्रिंटर है वो अल्लाह आलम, वो जो भी मामला है वो जिस तरह से भी पहले होगा, लेकिन वहाँ पर 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। जो सवालात उनसे किए गए थे वो सहाफ़ती इक़दार के बिल्कुल ऐन मुताबिक थे जो सीनियर जर्नलिस्ट ने किए थे। पहली बात तो ये थी कि उन्होंने सोर्स डिमांड किया था, जो हाईएस्ट ऑफिस होता है इदारती एडिटोरियल का, वो हमेशा सोर्स जो है वो डिमांड करता है, एक बात। दूसरी बात ये है कि उसके अंदर वो जो वहाँ पे जो पड़े हुए थे पेपर्स पड़े हुए थे उसकी कोई गारंटी नहीं थी कि वो वहाँ छपे हैं। उसकी वजह यह है कि हमेशा जब ये रोटा मशीनें काम करती हैं तो इसकी वेस्टेज भी होती है, वहाँ कोई वेस्टेज मौजूद नहीं थी। एक बात, वो जो वहाँ पे रख के वीडियो बनाने की कोशिश की गई थी, जिन्होंने वीडियो बनाई थी, और जिस वीडियो को खुद अगर फर्ज करें मैं सहाफ़ी हूँ, जब तक मैं ऑन नहीं करूँगा उसको कोई चला नहीं सकता। एक बात। दूसरी बात यह है कि वो सोशल मीडिया पर चलाएगी और पीटीआई के एक ओहदेदार की तरफ से चलाएगी। तीसरी बात, मैं हैरान हुआ हूँ चॉइस साहब की बात पे, बात उन्होंने बड़ी दुरुस्त की है। स्टोरी एक ऐसी चीज़ होती है और हम जो जर्नलिस्ट होते हैं ना, स्टोरी कहीं पर भी निकल आए, हमें पता चल जाए कि यहाँ स्टोरी है तो मैं उसको प्रॉप जरूर करूंगा। मुझे अफसोस है कि चॉइस साहब ने उसको प्रॉप क्यों नहीं किया। दूसरों को तो ये कह रहे हैं कि जी वो उनको प्रॉप करना चाहिए, लेकिन खुद भी इन्हें प्रॉप करना चाहिए था। और वो जो जिसकी बारे में ये बात कर रहे हैं उसकी इंक्वायरी भी चल रही है, एफआईए के नोटिस भी हुए हैं, ठीक है, कि वो जो बैलेट पेपर हैं वो कैसे वहां पहुंचाए गए, वो वहां छपे थे कि नहीं छपे, ये सारी चीजें जो है इन पे काम हो रहा है। वो प्रेस कोई चल नहीं रहा, ये नहीं हुआ कि वहां अगले दिन छपाई हो रही थी और वो किसी ने उसको बॉदर नहीं किया, वो सील है। बात समझने की ये है इस सारे किस्से के अंदर, वो एक फैब्रिकेटेड न्यूज़ बनाने की कोशिश की गई थी, एक इदारे को इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, जिसका इदारा इस्तेमाल करने की कोशिश की थी उसका ये हक बनता है कि वो प्रूव करे कि ये बात ठीक है कि नहीं है। जब आप क्वेश्चनिंग करते हैं तो उससे अंदाजा हो जाता है कि जो रिपोर्टर है उसका सोर्स किस हद तक पावरफुल है और वो किस हद तक स्ट्रॉन्ग स्टोरी लेकर आया है। वहां पर ही ये डाउट्स आ गए थे कि कोई इन्हें फीड कर रहा है। तो फीडिंग के तौर पर क्या कहेंगे आप? क्या इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है उस पे क्या कहेंगे? किस बारे में? ये जो सुन नहीं रहे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को क्यों नहीं सुन रहे? अच्छा, इतना डिले क्यों करवा रहे हैं? मैं बताता हूँ, देखिए अब मामला क्या है। अगर आप ये कहेंगे, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन था उसे ये आज से 1-2 दिन पहले ये फैसला कर देना चाहिए था, जो मखसूस नशिस्तों का। बाकी तमाम जमातों का मखसूस नशिस्तों का हो चुका है और सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का नहीं हुआ। तय क्या करना है? तय ये करना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एक लिस्ट देने की आपकी एक कानूनी बाइंडिंग होती है कि आप इलेक्शन से पहले लिस्ट देते हैं, वो नहीं दी। अब वो दरखास्त ये कर रहे हैं कि जी हमने नहीं दी, लेकिन इतने आज़ाद लोग हमारे पास आए हैं। ये एक कानूनी पेचीदगी है इसके अंदर। ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि अगर आज वो ये मना कर दें, कल को किसी जमात के अंदर आइंदा आने वाले वक्त में आज़ाद इकट्ठे हों किसी एक जमात के पास और उसने लिस्ट पहले ना दी हो, तो ये प्रेसिडेंट बन जाएगा कि उसको सीटें नहीं दी जा सकती। सो इन कानूनी पहलुओं का अहाता करके, क्योंकि अदरवाइज भी अगर वो नहीं देंगे तो ये कोर्ट में चैलेंज होगा। सो उसकी बुनियाद पर फैसला करना। मैं फिर कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन को 1-2 दिन पहले फैसला कर देना चाहिए था। उन्हें पीर की तारीख नहीं देनी चाहिए थी, कर देना चाहिए था। लेकिन फर्ज कीजिए कि अगर नहीं किया तो अगर वहां पे 266 की असम्बली में पहले भी 265 लोग ही सिर्फ वहां पर इंतखाबात ही 265 पे हुए हैं, एक सीट पर नहीं हो सके थे। फिर 265 में से भी अगर फर्ज कीजिए किसी वक्त ये जो प्ली ली जा रही है सदर साहब की तरफ से कि असम्बली नामुकम्मल है, असम्बलियां तो बहुत सारे लोग जो हैं वो वफात भी पा सकते हैं, वो असम्बली बनते वक्त भी लोग नहीं आते। वो एक आज सिंध असम्बली के एक रुकन जो मुंतखब हुए हैं वो मुंतखब होने के बाद फौत हो गए, ठीक है, उसके बावजूद वो असम्बली नामुकम्मल नहीं है। कंटिन्यू करती हूँ, कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ जहाँ पे बात की जा इस वक्त के हवाले से। तो फिर खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। कुछ मखसूस नशिस्तें हैं, उनका फैसला भी नहीं किया गया। और क्या सदर पाकिस्तान जो सच चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन खुद सुने, तो इलेक्शन कमीशन का रवैया क्या रहेगा, ये सब जानते हैं इस ब्रेक के बाद।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करते हैं जहां पे बात की जा रही है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को क्यों नहीं सुना जा रहा। वहीं पर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से क्या फैसला किया जाएगा। 28 तारीख को इजलास तो बुलाया गया है, लेकिन वहां पर 21 मखसूस नशिस्तें हैं ख़वातीन की और 4 अक़लियत की हैं और 2 ऐसी नशिस्तें हैं कि जिनके अरकान इंतकाल कर चुके हुए हैं। तो क्या फैसला होगा इस हवाले से। आज़म चौधरी साहब, अभी तक जो इलेक्शन कमीशन का रवैया हम देख रहे हैं, क्यों नहीं सुना जा रहा। जैसे बाकी लोगों के अगर हवाले से इलेक्शन कमीशन फैसले कर रहा है, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को डिले करवाना, क्या इसके पीछे भी कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है। मैं रिजर्व सीटों पे आता हूँ। उससे पहले मैं निशात साहब की जो गुफ्तगू की थी ना, जी, जो हमारे 2 जर्नलिस्टों ने काम किया, मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं सहाफ़ती सियासत भी करता हूँ और नुमाइंदगी करता हूँ अपने लोगों की। मेरे पास सैकड़ों पॉइंट्स हैं इन लड़कों के डिफेंस में जी। मेरे पास सैकड़ों पॉइंट्स हैं, ये जो उठाए गए हैं ना एडिटोरियल पॉइंट्स, उनको काउंटर करने के लिए, उन लड़कों के काउंटर डिफेंस के लिए। और मुझे पता है कि जर्नलिस्ट की नौकरी हवा में होती है। सर आपने क्यों नहीं चलाई जर्नलिस्ट की नौकरी? हमने क्यों नहीं चलाई? स्टोरी उनकी थी, हमारी नहीं थी। तो आपके पास उन लड़कों की चलानी चाहिए थी। उन लड़कों की आपकी भी जिम्मेदारी थी, आप भी एक अदारे को हेड करते हैं। इन्वेस्टिगेटिव मैं तो इस पे कन्विंस्ड ही नहीं हूं ना। जिस आप तो कन्विंस्ड हैं, आपको स्टोरी चलानी चाहिए थी, आपको उनको बीपर। आप सुन तो लेना मेरी बात। एक तो आप सुनते भी नहीं है बात, आप अपनी मनवाते हैं। अब उन लड़कों ने अगर काम किया है, आपके यहाँ पे अदारे मौजूद हैं, आपके अदारे मौजूद हैं, चैनल पे लाएं, नहीं उनसे बात करें, आप सारी स्टोरी खोल दें। आप चाहते हैं कि ये बात मैं ना कर पाऊं। अब बात यह है कि उन लड़कों को अगर पुलिस को इन्वॉल्व किया, लड़कों ने खुद किया 15 पे कॉल करके, उसके बाद क्यों नहीं पुलिस ने सारी कार्रवाई की? उसके बाद पुलिस ने सारी रिपोर्ट क्यों नहीं सामने लेके आई? जब 15 के लॉग बुक में उनकी कॉल यहाँ पे वहां पर रजिस्टर्ड खुद कॉल कर रहे हैं, उसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई प्रेस वाले के खिलाफ क्यों नहीं की? आप उल्टा उन लड़कों को कह रहे हैं कि जिन्होंने वो स्टोरी, चाहे अच्छा चले जो स्टोरी ना भी हो, अगर एक प्रेस के अंदर ना भी छाप रहे हो, वहां से अगर बरामद हुए हैं बैलेट पेपर, जुर्म फिर भी है उस प्रेस वाले का। पुलिस ने क्यों उसको छुपाया? क्यों छुपाया पुलिस ने? देखें, इस तरह ना करें निशात साहब, आप सिर्फ एक सियासी वाबस्तगी की बिना पर आप उनको झूठा नहीं साबित कर सकते। किस चीज की? अच्छा जी, अब मैं आ जाता हूँ रिजर्व सीटों की तरफ आता हूँ। देखें, इलेक्शन कमीशन का मैं क्यों कह रहा हूं कि आज पाकिस्तान में तमाम तर इंतशार का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है जी। अगर इलेक्शन कमीशन ने इनको रिजर्व सीटें देनी होती तो उस दिन बल्ले का निशान छीनना था पीटीआई से। बल्ले का निशान भी इसीलिए छीना गया और उसके अंदर पूरा हर बंदे को नजर आ रहा था इस निशान को छीनने के पीछे मकसद क्या है। फिर भी इनके तवक्कुआत के बरक्स वो इतनी सीटें ले गए और उनका मैंडेट चोरी करने के लिए, डाका मारने के लिए पूरा साथ दिया इलेक्शन कमीशन ने इन सियासी जमातों का, और वो भी डाका मार के उनको उनकी सीटें छीनी। अब जब वो रिजर्व सीटों के हवाले से वो गए हैं, देखें आइन के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन के अपने रूल्स हैं जो 2-3 साल पहले बनाए गए थे कि आप इलेक्शन से पहले आप रिजर्व सीटों की लिस्ट फ्राहम करेंगे। उससे पहले ऐसा नहीं होता था। जो आइन है वो इसके हवाले से कोई बाउंडिंग नहीं लगाता। ये रूल्स की बात है। जब ये कोर्ट्स में जाएंगे पीटीआई वाले और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पीटीआई, ये कोर्ट्स में जाएंगे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। लेकिन जो इस वक्त तक हमें जो रवैये नजर आ रहे हैं, हो सकता है कि अदालतें इनकी बात तस्लीम कर ले या अदालतें वापस इसी इलेक्शन कमीशन के पास भिजवा दें। अभी इस्लामाबाद का एक फैसला 3 सीटों का आया था। आप 3 सीटों के ऊपर देखें कि उसको जल्दबाजी में नोटिफिकेशन जारी किए, वो लोग हाई कोर्ट में जाते हैं। अल्टीमेटली क्या हुआ? हाई कोर्ट ने वापस फिर इलेक्शन कमीशन के पास आपको भेज दिया। भाई जिनके ऊपर एतराज है उन्हीं को आप फैसले का इख्तियार दे रहे हैं, तो आपको कहां से इंसाफ मिलेगा? आज फिर रिजर्व सीटों के ऊपर वही इशू है, वो नहीं देंगे इनको रिजर्व सीटें। इलेक्शन कमीशन कतई तौर पर नहीं देना चाह रहा, जो नजर आ रहा है इस वक्त तक। इलेक्शन कमीशन ने सीटें इनकी तब रिकवर होंगी जब हुकूमतें बन चुकी होंगी, जब उसके बाद कोई और किसी का कोई एजेंडा इंप्लीमेंट करना होगा, फिर इनको रिजर्व सीटें इनकी रिट्रीव हो जाएंगी और वो भी इनको अदालतों से जाके मिलेंगी। ठीक है नौशाद साहब, ये तो भी हम बात कर रहे हैं कि कौमी असम्बली की नशिस्तों के हवाले से। अब खैबर पख्तूनख्वा में भी एक बड़ा फिगर है इस हवाले से, मखसूस नशिस्तें ख़वातीन की भी हैं, अक़लियत की भी हैं, फिर 2 अरकान ऐसे हैं जो इंतकाल कर चुके हुए हैं। उनके फैसले किस तरह से होंगे? वो गवर्नर साहब को बताना था ना कि जी वो इंतकाल करके आप इजलास ना बुलाएं, नामुकम्मल है असम्बली। मैं तो आपसे बताना चाहिए था ना, वो मतलब उनको सदर साहब से गाइडेंस लेनी चाहिए थी। इंतशार इस वजह से, हाँ सदर साहब ये कह रहे हैं नामुकम्मल असम्बली। बात ये है कि इंतशार इलेक्शन कमीशन की वजह से नहीं है, इंतशार उस एक जमात की वजह से है जो हर चीज़ में प्रोपेगेंडा करती है। वो चाहे इलेक्शन से पहले हो,
इलेक्शन के बाद में हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो IMF हो, चाहे वो IMF को खत लिखना हो, चाहे IMF का मुआहदा तोड़ना हो, चाहे वो अल्लाह माफ़ करे मैं फिर वैसे जज्बाती होकर कोई 2-4 लाइनें ऐसी बोल जाऊंगा जो जिससे वो अच्छा नहीं लगेगा कि बेसिक रफड़ उसका है। इलेक्शन में 2018 के इंतखाबात में भी आर्ग्यूमेंट हुआ था, आपको याद होगा, RTS बैठ गया था उस वक्त से। उससे पहले भी प्री पोल रिगिंग हमने देखी थी जब नवाज शरीफ से उसकी पार्टी सदारत तक ले ली गई थी। हमने सेनेट के अंदर भी होते हुए देखा था जब उनको आजाद कर दिया गया था। लेकिन उस जमात ने ये सारा कुछ होता रहा है। उस जमात ने ये जितनी आपको पता है ना, जितनी आपको पता है, ये प्रोपेगेंडा की वजह से आपके दिमागों में बिठाई हुई है, अदरवाइज है नहीं। क्योंकि मैंने बारहा ये बात कही, मुझे कोई बंदा चैलेंज करके यहां सबूत नहीं दे सका। ठीक है, मैं आज फिर दोबारा कह रहा हूं कि अभी भी देने में आपकी बात तस्लीम कर लूंगा, नहीं है। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा का एक तरीकाकार है। जैसे मिसाल के तौर पे आपको दे देता हूं, ये अभी देख लीजिए पंजाब असेंबली में जो जिन्होंने नहीं आना था उन्होंने नहीं आना था, उन्होंने सिर्फ खबर बनवाने के लिए शो डाला हुआ था और उसका नाम नॉमिनेट किया ही मियां असलम इकबाल साहब का इसलिए गया था कि ये उनको पता था कि इनको जाने नहीं दिया जाएगा, इसीलिए सिर्फ खबर बनाने की हद तक, आपकी डिस्कशन में लाने की हद तक ये काम किया जाता है। वही काम जो सदर मुमलिकत जो है इस वक्त असेंबली इजलास बुलाकर नहीं कर रहे। मसला क्या है? मसला सिर्फ ये है कि ये खबरों में रहना, प्रोपेगेंडा करना और उसके जरिए आप लोगों को विक्टिमाइज करना, ये तरीकाकार है। ये जो आपका ख्याल है कि जो ये पहले शोर शराबा किया, क्या ये ट्रिक नहीं है लोगों के ब्रेन खराब करने का? क्या ये धांधली नहीं है? क्या ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अपनी मतली के वोट लेने का या विक्टिम कार्ड करने का, या क्या ये सारा कुछ धांधली के जुमरे में नहीं आता? इंटरनेशनली ये सारा कुछ धांधली के जुमरे में आता है। लेकिन चूंकि आप अभी समझ नहीं सकते उस प्रोपेगेंडा की, उस टेक्निक को जो वो इस बुरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं लोग, जो पाकिस्तानी है इसकी मेजॉरिटी इस वक्त सोशल मीडिया विक्टिम है। मैंने आपको फिर ये बताया कि जनाब 2018 में जो जमात हारी थी उसके साथ भी बहुत कुछ हुआ था, लेकिन उसने 9 मई भी नहीं किया, उसने ये शोर भी नहीं मचाया। उनके जो सदर मुमलिकत उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने ये हरकतें नहीं की। इमरान खान साहब अगर जिस दिन असेंबली का इजलास बुलाया जाना चाहिए था उन्होंने बुलाया, ठीक है। JUI फेक के गवर्नर हैं, ठीक है। KPK की असेंबली में पाकिस्तान, ये जो क्या पाकिस्तान तरीके साहब तो है ही कहीं नहीं, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उस वहां पे मेजॉरिटी है, उनको तो आजाद इसकी मखसूस नशिस्तों का होना ना होना वहां प्रॉब्लम भी नहीं है। उसके बावजूद गवर्नर ने यह नहीं कहा कि असेंबली नामुकम्मल है। बात सिर्फ समझने की क्या है, एक सियासी प्रोसेस को सियासी तरीक़ेकार से चलना चाहिए। इसमें जब आप इंतशार पैदा करेंगे, इसमें आप प्रॉब्लम पैदा करेंगे। इंतशार क्या होता है? IMF को खत लिखूंगा, ठीक है, ये लोगों को एक्सप्लॉइट करना है, लोगों के जज्बात से खेलना है। क्या उनका राइट और खत अगर लिखना चाहे तो नहीं? he has no right। अच्छा, नहीं, he has no right। अच्छा, पहले भी लिखा गया था, उसने एक बात कर दी, खबर बनाई है, ये बावले हो गए, खबर बनाई है, ये बावले हो गए, बावले तो वो होंगे नहीं होंगे। आप देखिए, ये देखिए ना, वो जेल में बैठकर भी पता नहीं क्या कर रहा है, सिर्फ खबर बनाई है, खौफजदा है, सिर्फ खबर बनाई है। खौफजदा है, खौफजदा क्या है? खौफजदा की बात करेंगे अब तो नामो निशान नहीं रहा कहीं। क्या खौफजदा होना है? कहीं पे पाकिस्तान तरीके से एग्जिस्ट नहीं करती, किसी असेंबली में मौजूद नहीं है। खुदा का खौफ खाए सर, मैं खुदा का खौफ नहीं, बात सिर्फ समझने की है। अजीब दौर है कि जो जा रहे हैं असेंबलियों में वो हुकूमत लेने से डर रहे हैं। उनको भी पता है कि वो कितने पानी में है, उनको भी पता है कि कहां से छीन के किसी का हाथ को जा रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा, अगेन प्रोपेगेंडा, ये प्रोपेगेंडा है। आज हुकूमत लेने वाले भी उतने ही परेशान है, जीतने वाला भी उतना परेशान है जितना हारने वाला परेशान है। अच्छा, अली अमीन गंडापुर भी परेशान होंगे ना। मेरी बात छोड़ दे, साहब इनके अपने हैं। ये जो आपने उन्होंने 2 दिन पहले कहा जवेद लतीफ जैसे जीतने वाले हारने वालों से ज्यादा परेशान, जवेद लतीफ जैसे कई PTI के वहां पे भी गुफ्तगू कर रहे हैं, ठीक है ना। वो आपको नजर नहीं आएगी क्योंकि आप तक पहुंचाई नहीं जाएगी। आपके हिसाब से तो अली अमीन गंडापुर भी बड़े परेशान होंगे। सर परेशान होंगे, फोन भी आया, नहीं सारे परेशान है, सारे परेशान है। क्योंकि कभी उनसे तो पूछ के देखें वो कितने परेशान है। क्योंकि उसने सिर्फ एक बयान दिया और ये जो है ना कलाबाजियां लगाना शुरू हो गया, कोई दरख्त पे, कोई बिल्डिंग पे, वो जिस तरह कलाबाजियां लगाते हैं कि भाई वो IMF को, भाई IMF को लिखेगा तो सामने आ जाएगा। अच्छा, अगर वो स्टेट के खिलाफ होगा तो कौम खुद ही उसका फैसला कर लेगी। अगर वो नहीं लिखेगा हम फिर कहेंगे जनाब वो क्या नहीं इनको उसने नहीं वो उन्होंने तो बड़ी वो खिदमत की है कौम की। ये जुमले से ना इनको बावला कर दिया। नहीं, इससे पहले बहुत अच्छे थे। उससे पहले जब शहद टपकता था बातों से, जब गुजरांवाला जलसे में उन्होंने कहा कि IMF तो मुझसे डर गई थी, IMF तो डरते हुए वो हमें हमारी हुकूमत को नुकसान पहुंचाया।
उसके बाद वो कहते हैं कि इन्होंने 9 मई कर दिया। जिन्होंने किया 9 मई वो भुगते, वो भुगत भी रहे हैं, कोई उसको सपोर्ट नहीं करता। वही भुगत रहे उन्होंने तो आपको याद है सुप्रीम कोर्ट में भी हमला कर दिया था। उन्होंने कोई हमला नहीं हुआ, उन्होंने तो आप, मैंने बार-बार आपको चैलेंज किया, आज भी चैलेंज कर रहा हूं, बार-बार हमले किए। आप अपने दोस्त से, मैं आपको बताने लगा था, चलो अच्छा हुआ गया चौधरी साहब, आपके बड़े करीबी अजीज दोस्त जो कल आपके पास मौजूद थे, उनसे पूछ लीजिएगा, वो गवाही देते हैं इस बात की, ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था, कोई हमला नहीं हुआ। अच्छा, आपके दोस्त यहाँ पे सारी बातें की जा रही है। आज नाम बताऊं? अज़मा बुखारी साहिबा ने कुछ बातें की असेंबली के बाहर। अख्तर सूल साहब भी हमारे दोस्त हैं। नहीं छोड़े, अख्तर सूल साहब मेरे दोस्त हैं, जिनके ऊपर इल्जाम लगा था, जो नाहल हुए थे, जिनको सजा हुई थी, वो भी मेरे दोस्त हैं। ये दावा आप नहीं, जो उसके मुजरम डिक्लेयर हुए थे ना, तो आपको पता ही है। नहीं, जो अदालत के अंदर मुजरम डिक्लेयर हुए थे अख्तर सूल साहब, वो भी मेरे दोस्त हैं। ठीक, आप सिर्फ जो है ना आगा साहब से पूछ लीजिएगा। यार आगा साहब मेरे जैसे जर्नलिस्ट है ना, मैं तो उस बंदे की बात कर रहा हूँ जो मुस्लिम लीग नून का अपना, आपको तो मैंने आपको तो सोर्स भी दे दिया है, जिसके ऊपर जुर्म साबित हुआ, जिसके ऊपर जुर्म जिसने सजा भुगती, मेरा वो भी दोस्त है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आज जो हुआ है पंजाब असम्बली के बाहर, अज़मा बुखारी साहिबा ने बड़ी दबंग किस्म की गुफ्तगू की। उन्होंने हाफिज़ फरहद अब्बास साहब को दहशतगर्द भी कह दिया, फिर उन्होंने कहा कि असलम इकबाल डर गया, छुप गया, मतलब फिर उन्होंने कहा कि हम जवाब देना भी जानते हैं और हम मुंह तोड़ जवाब देना भी जानते हैं। ये किस तरह के मैसेजेस थे आज के? जो हुकूमतें होती हैं ना, कोई भी हुकूमत हो, किसी पार्टी के हो, वो शीशे के घर में बैठती हैं। जब ये किसी पे पत्थर फेंकेंगे तो क्या जवाबन पत्थर नहीं आएंगे? उससे ज्यादा शदीद रफ्तार से पत्थर आते हैं। हुकूमतों का बनता है कि वो एहतियात से काम लें, वो बुर्दबारी का मुजाहरा करें। ये हर दौर में हमने देखा है, अपोजिशन ने हमेशा शोर मचाया, अपोजिशन ने तनकीद भी की है, असम्बलियों के अंदर भी शोर मचाया है, बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन हुकूमतें जो होती हैं, उनकी जिम्मेदारी का तकाजा ये होता है कि वो थोड़ा हौसले से काम ले, बर्दाश्त से काम ले। यहाँ पे तो अभी हुकूमत बनी नहीं है, तो बर्दाश्त आपके सामने, उनके तेवर हमें नजर आना शुरू हो गए हैं। अज़मा बुखारी साहिबा हो या कोई और भी है, उनके कई, जिस तरह इसाक डार साहब भी हैं, तारड़ साहब भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनके तेवर तो अभी से हमें नजर आने शुरू हो गए हैं कि उनके क्या मकसद क्या हैं। अगर इसी तरह ये इनके तेवर रहे और इसी किस्म की सूरत हाल रही, तो ना असम्बली के अंदर हुकूमतें चलती हुई नजर आती हैं, ना बाहर चलती हुई नजर आती हैं। क्योंकि जो बुनियादी अवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं, उनका हल इस किस्म की सूरत हाल में तो नहीं होता। वो तो तब होता है जब एक स्मूथ प्रोसीजर आगे बढ़ता है असम्बली का, और वो मुझे बढ़ता हुआ नजर नहीं आता। ये समझ रहे हैं कि ये 16 माह की जो हुकूमत थी ना, ये उस किस्म की हुकूमत है। भाई उसमें अपोजिशन नहीं थी सामने, वो अपोजिशन के बगैर तमाम पार्टियों का एक मजमुआ बन के, तो वो कह रहे थे कि हम हुकूमत चला रहे हैं। अब सामने अपोजिशन भी बैठी है, चाहे वो सूबाई असम्बली हो चाहे कौमी असम्बली हो, तो लिहाजा जो अपोजिशन है उसने वहां पे बोलना ही बोलना है, उसने अपना किरदार अदा करना ही करना है। और हुकूमतें ये कैसे चलाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। रुशाद साहब, हुकूमत कैसे चलनी है? अपोजिशन आपको टफ टाइम देती है, क्योंकि अपोजिशन होती है इसीलिए कि जो आप पे क्रिटिक किस्म की बातें करती है, तनकीद भी करती है और आप उसको बर्दाश्त भी करते हैं। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या अपने अंदर इतना हौसला रखती है कि वो क्रिटिसिज्म को फेस कर सकती है? आज मैंने अज़मा साहिबा की जो गुफ्तगू सुनी है, तो वो जैसे था कि आप किसी को बता रहे हैं कि अगर तुम ऐसे नहीं करोगे तो हम वैसे भी कर सकते हैं। आपका जो भी आपको लगा वो आप बेहतर बता सकती हैं। नून लीग को पहली दफ़ा हुकूमत नहीं बनाने जा रही, जिसने पहली दफ़ा हुकूमत बनाई थी ना, उसकी हुकूमत हमने देखी है। और ये शीशे घर में, वैसे वो तो नहीं थी शीशे घर में, ये अकेले शीशे घर में नहीं है, सारे शीशे घर में होते हैं, ये बात दुरुस्त है। पत्थर भी नहीं फेंकने चाहिए, ये भी बात दुरुस्त है। लेकिन अगर कोई ये तय कर ले, जिस तरह हमें ये मालूम है कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है वो ये तय करके बैठी है कि उन्होंने असम्बलियाँ नहीं चलने देनी, ये ऐलान भी हो चुका है, यानी उन्हीं के लीडर्स की तरफ से ऐलान भी हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ये ऑन रिकॉर्ड नहीं, ऑन रिकॉर्ड वो कह चुके हैं कि हम ना असम्बली चलने देंगे ना हम हुकूमत चलने देंगे, ये कहा जा चुका है। अब ये जहाँ तक बात है कि देखिए, जब आप ताली दोनों हाथों से बचती है, ये जिम्मेदारी सिर्फ किसी एक उसकी नहीं होती। अगर हुकूमत की जिम्मेदारी ये है कि वो बुर्दबारी से काम ले, जो यकीनन उसको लेना चाहिए जिसकी भी हुकूमत हो, लेकिन अपोजिशन की भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। जो हाफिज़ फरहद साहब हैं, जब उन्होंने कल जो ये जिसको जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तो नहीं है वो बेचारे, लेकिन बहरहाल जो कुछ साबिक स्पीकर हैं जो पीटीआई एक ज़माने में पीटीआई को बिलोंग करते थे, उन्हें वो जो कार्रवाई की बातें हैं, वो जो हाफिज़ फरहद साहब के मुंह से फूल झड़े थे, वो उन्हें एक्सपंज कराने पड़े असम्बली की कार्रवाई से। असम्बली की कार्रवाई से एक्सपंज होने का मतलब ये है कि वो एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, तो अगर इस तरह का रवैया रहेगा तो यकीनन तनकीद और चीज़ होती। तनकीद ये नहीं होती कि आप बदतज़ीबी या बदतमीज़ी के दायरे में चले जाएं
और बदतमीजी और बदतहजीबी कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। सो इसलिए ये जिम्मेदारी हुकूमत की ज़रूर रहेगी, लेकिन अपोजिशन को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि वो ठीक है कि उन्होंने तय किया हुआ है कि हमने हुकूमत नहीं चलने देनी, हमने जो है वो असम्बली नहीं चलने देनी, लेकिन फिर भी उन्हें बहरहाल कुछ चीज़ों को वो अपने दायरे बनाकर एक लिमिटेड उसके साथ चलना चाहिए। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए। मैंने आपको कल भी परसों भी ये बात शायद एक दफ़ा की थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इस हद तक बहतान अमेज़ और इस हद तक गलीज़ वीडियोज़ नहीं देखी जो टिकटॉक स्टाइल की बनी हुई, जितनी मैंने गुज़िश्ता 4 दिनों में अपने व्हाट्सएप में रिसीव की हैं मुख्तलिफ ग्रुपों के अंदर, और वो सारी मरियम नवाज शरीफ के अगेंस्ट हैं। अब मरियम नवाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बिलोंग करती हैं, नून लीग से करती हैं, या किसी से भी करती हैं, बहरहाल वो एक औरत हैं। इसी तरह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई औरतें हैं या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कह लीजिए, उनकी कोई ख़वातीन है, एक खास लिमिट से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हम बार बार ये बात कहते थे कि आपको सियासत में रवादारी और बुर्दबारी का मुजाहरा करना होता है, आपको लिमिट से बाहर नहीं निकलना होता। आप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उस हद तक जाते हैं जिससे नुकसान ये होता है कि उससे आवाम तो आपकी बड़ी खुश हो जाती है या लोग उसको मजा ले लेते हैं, चस्का ले लेते हैं, लेकिन आपने सियासत को जो है ना वो मरने जीने का मामला बना दिया है। ये इसका मकसद ये नहीं है, और इसके नतीजे में जिसको मैं कह रहा था, दरअसल ये वो इंतशार है जिसकी वजह से इंतशार बढ़ता चला जा रहा है। ये वो प्रॉब्लम्स हैं कि जो एक जमात अपने लोगों को, अपने जो नुमाइंदे हैं उन्हें पसंद ही इसलिए करती है कि जो जितनी ज़्यादा वाहियात अल्फाज इस्तेमाल करके जितनी ज़्यादा ऊंची बात करेगा या जितना ज़्यादा किसी को दूसरे को बुरा भला कहेगा, उसको उसका जो जमात का कायदा वो बहुत पसंद करता है। और आपने देखा भी होगा ये गुज़िश्ता कुछ सालों में कि लोग 2-2, 3-3 महीने में उनके करीब चले जाते हैं। अच्छा, ऐसे जिनकी कोई पर्सनैलिटीज आसिफ साहब ने भी किया था, उन्होंने माफी मांगी। अच्छा, ये किया था और माफी मांगी थी ये कौमी असम्बली में। दुरुस्त बात है, नहीं मांगनी चाहिए, रवादारी होनी चाहिए। अब एक बंदे ने, हाफिज फरहत अब्बास ने अगर कोई ऐसी बात की जो वो अच्छी अल्फाज अच्छे नहीं थे, हज़फ होगी कार्रवाई, हाँ जी, बात खत्म हो गई। उस्मा बुखारी साहबा को गड़े मुर्दे उखाड़ने की क्या जरूरत, नए सिरे से बहस क्यों शुरू करवा रही हैं वो? यहाँ पे आ जाता है जिम्मेदारी का तकाजा, जो मैं बात कर रहा था, उनकी भी जिम्मेदारी है। अब एक बात असेंबली के फ्लोर पे एक बंदे ने बात कर दी, अपोजिशन ने, हुकूमत के लोगों ने उस पर जवाब में बात कर दी, मलिक अहमद खान साहब ने, उसके बाद उस कार्रवाई से हज़फ कर दिया गया। उसका मतलब यह है कि इस बहस को बंद कर दिया गया। उस्मा बुखारी साहबा ने दोबारा उस बहस को खोला। अब ये समझने की जरूरत है कि जिस बंदे के हवाले से हाफिज फरहत साहब ने बात की, उस्मा साहबा उसकी फेवर कर रही हैं या दुश्मनी कर रही हैं उस बंदे से जो बहस दोबारा शुरू करवा रही है? ठीक हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात आ जाती है मरियम साहबा के हवाले से वीडियोस, इंतहाई अफसोसनाक है, बिल्कुल इंतहाई काबिल मजम्मत है। किसी भी खतून के हवाले से कोई किसी किस्म की नाजेबा बात करना, मैं समझता हूँ ये कोई भी इसको बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन अफसोस इस बात पे भी है मुझे, मरियम साहबा ने भी खड़े होकर कहा था कि मेरे पास बहुत वीडियोस हैं जी, भाई क्या जरूरत है ऐसी बात करने की? आपने वीडियोस क्यों रखी हुई हैं अपने पास, या आप वीडियोस का इस्तेमाल क्यों करती हैं? आप क्यों इस गंद को आप अपने इस्तेमाल के लिए ऑडियो और वीडियोस का जो सिलसिला ये कुछ ये काम कोई भी करता हो, नून करती हो, पीटीआई करती हो, ये काम बंद होना चाहिए और सियासत में ये गंदगी फैलाने का बायस बन रहे हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। और कुछ अरसे में हमने देखा कि हमारी सियासत का हिस्सा बन चुके हैं या ऑडियो और वीडियोस के हवाले से जो बातें की जा रही है। वैसे आला का जो फैसला है वो कल होगा। कल देखना यह है कि आया वोट जो है वो किसको मिलते हैं, किस कैंडिडेट की तरफ जाते हैं, और पंजाब का वजीर आला कौन होगा। यहाँ लेते हैं मुख्तसर सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद मजीद इश्यूज को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करते हैं आज की सूरत हाल के हवाले से। आज की सूरत हाल की अगर बात की जाए तो आज शहर लाहौर के अंदर एक नाखुशगवार वाक़या होने जा रहा था, जिसे फिल फौर कार्रवाई करते हुए हमारे डिपार्टमेंट्स ने, हमारे से जो सरकारी महकमे हैं उन्होंने, बिलखुसूस पंजाब पुलिस ने उस नाखुशगवार वाक़े को रोका और उस पर काबू भी पा लिया। और कुछ बात करेंगे महंगाई के हवाले से भी। अगर बात की जाए रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना तो ज़रूर आ रहा है, ख़बरें भी सामने आ रही है कि आवाम को बड़ा रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन
आज ही की खबर है कि एक बड़ी भारी तादाद के अंदर मुज़र सेहत जो है चने वो पकड़े गए हैं और वो टनों के हिसाब से हैं जो मार्केट के अंदर सप्लाई किए जा चुके हैं, जो एक्सपायर क्वालिटी के हैं। और इसी के साथ साथ जो रिलीफ देने की बातें सामने आ रही हैं, वहीं पर दूसरी जानिब पर चीज़ों की कीमतों में इजाफा भी किया जा रहा है। आज की जो रेट लिस्ट सामने आई है उसमें जिस तरह से चीज़ों की कीमतों में इजाफा किया गया है, तो क्या एक आम आदमी आने वाला जो बाबरकत महीना है उसे अच्छे तरीके से गुजार सकेगा, नहीं गुजार सकेगा? कराची शहर की भी बात कर लेंगे क्योंकि आज सिंध असेंबली में भी काफ़ी हमने हल्ला गुल्ला देखा है। वहाँ पर अब सवाल ये भी आता है कि कराची की सूरत हाल को कौन दुरुस्त करेगा? आजम चौधरी साहब, आज हमने देखा कि एक नाखुशगवार वाक़या होने जा रहा था शहर लाहौर के अंदर और बर वक्त कार्रवाई करते हुए हमारी पंजाब पुलिस ने उस पर काबू पा लिया, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी फ़ायज़ा, ये वाक़या बड़ा संगीन हो सकता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसको बर वक्त जो है वो हमारी वहाँ पे कोई ASP थी एक, उन्होंने बड़ी ज़िम्मेदारी का और अकलबंदी का मुजाहरा किया और पहुँची और उस खातून को लेकर निकली। उस खातून ने एक डिज़ाइनर ड्रेस पहना था जिसके ऊपर अरबी में मतलब कोई आम अल्फाज लिखे थे, लेकिन उससे वहाँ पे इचरा बाज़ार के अंदर लोगों ने समझा कि शायद ये कोई पुरानी आयात या अहादीस या ऐसे अल्फाज लिखे हैं जो हमारे दीन इस्लाम से मुंसलिक है। तो वहाँ पे उन लोगों ने बड़ा एक इशू बनाने की कोशिश की और उस पर अफसोसनाक बात है कि लोगों ने बड़ी अजीबोगरीब वहाँ पे उस औरत के ऊपर ज़बानी हमले किए, जो मैं समझता हूँ कि हमारे पूरे दीन के लिए भी बदनामी का बायस बनती हैं वो चीज़ें और हमारे मुल्क के लिए भी बदनामी का बायस बनते हैं। और मुझे उस औरत पे भी थोड़ा अफसोस है कि अगर आपने कोई ऐसा डिज़ाइनर ड्रेस पहना है, आप खुद गौर कर लें कि उसके ऊपर अगर इस किस्म का कोई तशबीह भी मिलती है, आप मुहतात हो जाएं। आप पहन के भी कहाँ चली गई हैं कि एक लाहौर के गुंजान आबाद उस बाज़ार के अंदर जहाँ पे माजरत के साथ किसी की दिल आज़ारी ना हो, जहाँ पे तालीम की वैसी थोड़ी कमी है उस इलाके में। अगर किसी पोश एरिया में होती तो शायद वहाँ पे लोग इस तरह बॉदर न करते। लेकिन जो ऐसा वो बड़ा है तो देखे ना, मैंने एक वीडियो उसमें कुछ अल्फाज ऐसे सुने, मैं हैरान रह गया कि यार अब देखिए वो कह रहा है कि इस जो वो मैं क्या कहूँगा, मुझे फिर मेरे पे ना कोई आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाए। मैं ऐसे जनरल बात कर रहा हूँ कि वो दीन की बात कर रहा है कि जी इसने ये दीन की, फिर खुद वो जो है उनकी अपनी एजुकेशन का लेवल ये है कि अगर वो एक लफ्ज़ है हलवा, उसका मतलब है खूबसूरत, वो सारे में वही लिखा हुआ है। अच्छा, उस पे एक जज्म डली हुई है। अब वो चूंकि निशान उसको ये पता है कि ये निशान ऐसा है कि जिन्हें, और वो उनका ये ख्याल है कि ये कोई आयतें लिखी है किस्म की, बस ज़ेर ज़बर शद मद से लोगों का ये ख्याल होता है कि पता नहीं है खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात हो भी रही है तो असल में हमें तो ये तालीम दी गई है, हमें तो इस्लाम ये सिखाता है कि आप इस मामले को वो उसको कवर कर देते हैं, उसको कवर करके उनको कहते हैं खातून ये आप एहतियात करें, ये इस तरह के मामला कर वो वहां पे जनाब गोली मार देने की और एक दो दुकानदार और उन्होंने अकलमंदी यकीनन उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उसकी जान बचाई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कम से कम बैनुल-अक़वामी सतह पे हमारी जो है ना बदनामी से बच गए हम लोग। जी, अब बात करते हैं कुछ महंगाई के हवाले से। पहले तो खबरें थी रिलीफ दिया जाएगा, आवाम को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है और कुछ मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा था, मैंने कुछ लिस्टें भी बनाई हैं, खुद नादरा से वे चीज़ों को चेक भी कर रही हूँ। फ़ायदा साहबा, कुछ हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है, कुछ हमारी अपनी जिम्मेदारी है। देखें, हुकूमतों का काम है कि लोगों को रिलीफ फ्राहम करना, सब्सिडी दे देना, रमज़ान के अंदर थोड़ा सा रमज़ान बाजार लगा दे, लेकिन हमारा ताजर जो है वो हर वक्त इस ताक में रहता है कि मैंने मुनाफा कैसे ज़्यादा कमाना है। आप उन नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में जाएं जहाँ पे मतलब वो उनका तल्लुक ही कोई नहीं है इस्लाम से, वहाँ पे जब रमज़ान मुबारक आता है या ईदें आती है, वहाँ पे सेलें लग जाती हैं, वो सस्ती चीज़ें फराहम करते हैं मुसलमानों को। हम उल्टा काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे त्यौहार कोई आ जाए, रमज़ान मुबारक आ जाए, हम स्टॉक कर लेते हैं चीज़ें और उनकी कीमतें जो है ना कई गुना बढ़ा देते हैं। यहाँ पे एक जो बेसिक किरदार हुकूमत की तरफ से है वो प्राइस कंट्रोल कमेटियों का है। वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो है वो उनको एक्टिवली अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। जब इस किस्म की सूरत हाल होगी, हुकूमत जितनी मर्जी सब्सिडी दे जाए, वो सब्सिडी की लीक हो जाती है और ताजर उससे भी जायज़ फ़ायदा उठाते हैं, अवाम को उसके समरात नहीं पहुँचते। ठीक हो गया नौशाद साहब, अगर हम अवाम के समरात की बात कर रहे हैं कि वो चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं, हर दफ़ा हर साल हम यही देखते हैं कि लॉस तो बनाए जाते हैं लेकिन उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हमें होती भी नज़र नहीं आती है, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, इम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं होती कि ये जो ज़रा सी आप सख्ती करेंगे ताजर हड़तालें शुरू कर देते हैं और फिर सुनते किसी की बात नहीं है। आज तक आप इनसे कभी इसको छोटे ताजरों को टैक्स नेट में नहीं ला सके, सिर्फ इस वजह से कि स्ट्राइक्स और वो मामला है। हमारे तो शायद अल्लाह पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, हमारे तो शायद ताजर दुआ करते होंगे कि 12 महीने रमज़ान रहे
ताकि 12 महीने वो लूटमार करते रहे। आज एक्सपायर क्वालिटी के चने पकड़े गए, वो तो पकड़े गए। ये आप देखें कि ये प्याज की कीमत जो है वो एकदम पिछले 2 दिन के अंदर डबल हो गई, उसकी चीज़ों की यहाँ हालत ही है, अजीबो गरीब निज़ाम है। आपको एक हल दे सकता हूँ मैं, आपको बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ। ये पाकिस्तान में महंगाई और ये सारे मसाइल हमेशा के लिए सेटल हो सकते हैं। छोटा सा हल है, हाल ये है सिर्फ एक चीज़ इंप्लीमेंट कर दे, मामूली सी, वो ये है हर चीज़ जो बिकने के लिए आएगी उस पर कोड लगा होगा, बस उसका बार कोड लगा दें। मैन्युफैक्चरिंग उसके बगैर इजाज़त ना हो, बार कोड लगा दें। और उसके बाद आप यकीन कीजिए, अब आज हम ये कह सकते हैं कि आप तमाम तर चीज़ें, क्योंकि आप देखिए मिलियन एंड मिलियंस की ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर क्रिप्टो के साथ, ये जो आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, और किसी एक के अंदर भी शायबा नहीं होता। सो उसी टेक्नोलॉजी को, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यहाँ ला के सॉफ्टवेयर बना दें, दुकानदार को दे दें, उसकी एक्सपायरी, उसकी एक्स्ट्रा प्राइस, कोई काम जो है वो नहीं होगा अगर आप सिर्फ ये कर लें कि मैन्युफैक्चरर उसके ऊपर वो बार कोड लगा के दे। उसके बाद हर चीज़ ट्रेसेबल है, उसका टैक्स भी खुद ही डिडक्ट होगा, उसकी मियाद भी खुद ही तय होगी, उसकी हर चीज़ तय होगी। और ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर के जरिए, एक ऐप के जरिए ये मुमकिन बनाया जा सकता है। अगर आपकी हुकूमत ये पोजीशन में हो कि वो ये कर जाए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो पहली दफ़ा वज़ीर आला बनने लगी हैं, वही ये इसको स्टार्ट कर सकती हैं। इसमें सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि वो जो सारे लोग जो नाजायज मुनाफा जो चोरी करते हैं वो इस पे एग्री नहीं करेंगे। तो जो ना एग्री करे वो आप समझ लेंगे क्यों नहीं एग्री कर रहा। जो एग्री कर रहे हैं बड़े बड़े स्टोर जो हैं वो कर जाएंगे, क्योंकि उनका काफ़ी सारा डिजिटाइज्ड है पहले ही। सो मेरा ये ख्याल है कि आप सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स को ये इंश्योर करके यहाँ बार कोड लगा के आप दे दें, फ्रॉम A to Z रॉ मटेरियल जो आता है उसके ऊपर भी अगर बार कोड लगा है, उसकी चीजें लिखी हुई हैं, उस बार कोड में हर इंफॉर्मेशन है जिसको आप आराम से ट्रेस कर सकते हैं और चीजों को ठीक भी कर सकते हैं। अच्छा, चीजों को ठीक करने की बात की जा रही है तो जनाब शहरे इक्तदार की ठीक हवाले से मैंने काफ़ी डिस्कशन की हुई है। कराची की जो डिस्कशन है वो भी काफ़ी सामने आ रही है कि आखिर कराची में फिर वही लोग आ रहे हैं जो पहले कराची में रहे हुए, तो कैसे कराची की सूरत हाल ठीक होगी, क्योंकि वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा माफियाज हैं जो सामने हैं। देखें, कराची के लोग जो हैं वो तमाम तर जितनी बैड गवर्नेंस है उसका जुम्मेदार सिर्फ 2 पार्टियों को देते हैं, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, एक MKM को। लेकिन उनकी शायद किस्मत ख़राब है कि बार बार वही पार्टियाँ वहाँ पे इक़्तिदार में आती हैं, कुछ तीसरी पार्टी शायद वहाँ पे आ नहीं पाती। अब देखें वहाँ पे चाइना कटिंग क्या था, जो खाली ज़मीन है उस पर कब्जा करवाएं, वो चाइना कटिंग। ये MKM का बहुत बड़ा क्रेडिट था। फैक्ट्रियाँ थी, फैक्ट्रियों के ऊपर से भत्ते लेना, फैक्ट्रियों से किस तरह उन कारोबारी लोगों को तंग करना, ये भी MKM के उस पर आ रहा। अब पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी के ऊपर भी इस किस्म की चीज़ें हैं। अब वो लोग जाएं तो कहाँ जाएं। और कराची के अंदर सबसे बड़ा जो इशू है, नालों के ऊपर जो सरकारी उस पर बिल्डिंगें बन गई हैं, वहाँ पे बिल्डिंगों के SOPs के ऊपर, ये लाहौर में भी यही इशू है, बिल्डिंगों को ना नक्शों के मुताबिक बनाया जाता है, ना हिफाजती इक़दाम किए जाते हैं। अब देखते हैं जब कोई हादसा होता है, चाहे आग लगे चाहे बिल्डिंग गिरे, सैकड़ों की तादाद में लोग वहाँ पे जाम भाग हो जाते हैं। और ये इसके जिम्मेदार जो वो सरकार होती है, सरकारी अदारे हैं जो इजाज़त देते हैं वो सारा कुछ करने की, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, ठीक है। उन लोगों को सबसे पहले उनको कटहरे में लेके आए, लोगों को वहाँ पे उनकी ज़िंदगियों को इंश्योर करें कि तो उनको नुकसान ना पहुँचे। ठीक है नुशाद साहब, जैसे कराची की अगर बात हम कर रहे हैं तो वहाँ पे तो माफियाज की बहुत लंबी लाइन है और सबसे बड़ा शहर का मसला जो है उसकी क्लीनिंग का भी है। तो ये तमाम तर चीज़ें कितना बड़ा चैलेंज साबित होंगी और हमारी मईशत वहीं पे स्टैंड करती है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मुझसे कोई पूछे कराची का सिर्फ कचरा बेच लिया जाए ना, कराची का कचरा अगर प्रॉपर तरीके से बेच लिया जाए तो कराची का कारोबार ज़िंदगी चल सकता है, सिर्फ कचरा बेच लिया जाए। अच्छा, उसको उस कचरे से फिर बिजली भी बनाई जा सकती है, रिसाइकिल किया जा सकता है। हाँ, उसको की जा सकती है। ये सिर्फ जो है ना, अगर आप ये मिडल मैन माफियाज को साइड पे कर दें तो कराची जैसा जो शहर है ना वो सेल्फ सफिशिएंट होता है। ना सिर्फ वो सेल्फ सफिशिएंट होता है, कराची जैसे शहर से जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है वो पूरे सिंध को पाल सकता है। सिर्फ एक कराची का जो रेवेन्यू है ना, जो आपके जो पार्किंग में होता है, जो आपकी मुख्तलिफ जगहों पर टैक्सेशन होती है, जो लोकल टैक्सेशन की बात कर रहा हूं मैं, बड़े टैक्स की बात नहीं कर रहा। इसी तरह से लाहौर के अंदर अगर प्रॉपर टैक्सेशन हो तो पूरे का पूरा जो है आपका पंजाब पाला जा सकता है। ये इस हद तक बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, लेकिन मैनेजमेंट की जरूरत है। मुझे क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है। इश्यूज बहुत ज्यादा है, मसाइल बहुत ज्यादा है। देखना ये होगा कि काबू किस तरह से पाया जाएगा और एक आम आदमी को रिलीफ किस तरह से दिया जाएगा। प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म हुआ चलता है। मेरे मौजूद पैनल को अपनी मेज़बान फायजा बुखारी को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।